हेलो मैजिकल माइंड्स। तो डियर, आज हम मर्जर एंड एक्विजिशन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं और सबसे पहले हम देखेंगे कि इसका मीनिंग क्या होता है एंड आपके एग्जामिनेशन से रिलेटेड सारी चीज़ें हम इस पे कवर कर रहे हैं जो एग्ज़ाम में क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा और मेरे साथ बने रहिएगा। मर्जर एंड एक्विजिशन, तो सबसे पहले हम ये देखने जा रहे हैं कि बेसिकली मर्जर का मतलब क्या होता है। मर्जर का मतलब ये होता है कि अगर एक कंपनी सपोज कंपनी ए है और वो कंपनी बी के साथ मर्ज होकर एक नई कंपनी सपोज ए बी लिमिटेड अगर बना लेती है तो इसको हम क्या बोलते हैं? मर्जर बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? मर्जर बोलते हैं। जैसे अगर ए लिमिटेड है और बी लिमिटेड है और दोनों ही क्या करते हैं, अपने रिसोर्सेज को पूल करके जो है ए बी लिमिटेड बना लेते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं? मर्जर बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा कि ए कंपनी के जो है शेयर होल्डर्स होंगे और जो बी कंपनी के जो शेयर होल्डर्स होंगे उनको अपनी कंपनी के शेयर्स के बदले ए बी लिमिटेड के शेयर्स मिल जाएंगे। समझ में आ रही है बात मेरी? जो ए लिमिटेड के शेयर होल्डर्स होंगे, स्टॉक होल्डर्स होंगे और बी लिमिटेड के जितने भी स्टॉक होल्डर्स होंगे, ठीक है, उन सारे स्टॉक होल्डर्स को ए लिमिटेड और बी लिमिटेड के शेयर्स के बदले में अब किसके शेयर्स मिल जाएंगे? ए बी लिमिटेड के शेयर्स मिल जाएंगे। यानी कि डेफिनेशन क्या हुई? द कंबाइनिंग ऑफ टू और मोर कंपनीज में भी यहाँ पे क्या हो? दो कंपनी हो या दो से ज़्यादा कंपनी हो। जनरली बाय ऑफरिंग द स्टॉक होल्डर्स ऑफ वन कंपनी सिक्योरिटीज इन एक्वायरिंग कंपनी इन एक्सचेंज ऑफ द सरेंडर ऑफ द स्टॉक। यानी ए लिमिटेड के जो शेयर होल्डर्स हैं वो ए लिमिटेड के शेयर्स को सरेंडर करेंगे और उसके बदले उनको ए बी लिमिटेड के शेयर्स मिल जाएंगे। बी लिमिटेड के जो शेयर होल्डर्स हैं वो अपने बी लिमिटेड के शेयर्स सरेंडर करेंगे और उसके बदले उनको ए बी लिमिटेड के शेयर्स मिल जाएंगे। यानी कि यहाँ पर मिनिमम कितनी कंपनीज का इन्वॉल्वमेंट है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। फर्स्ट और सेकंड कंपनी को ख़त्म करके एक उन दोनों के रिसोर्सेज, जो फर्स्ट और सेकंड के रिसोर्सेज थे, ठीक है, उन दोनों को मिलाकर एक नई कंपनी बना दी गई जिसको हम यहाँ पर ए बी लिमिटेड बोल रहे हैं। यानी कि यहाँ पर कितनी कंपनी का इन्वॉल्वमेंट है? मिनिमम 3 कंपनीज का है। अगर सपोज 3 कंपनी को डिसॉल्व कर रहे हैं और एक नहीं बना रहे हैं तो 4 कंपनी का इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा, राइट। अब हम यहाँ पर आते हैं एग्जाम्पल, ठीक है। तो एग्जाम्पल में अगर हम लेटेस्ट एग्जाम्पल में जाएं तो आप एग्जाम्पल देख रहे हो पीवीआर और आइनॉक्स का। तो आज की डेट में आप देखते हो पीवीआर और आइनॉक्स एक हो गए, राइट। उनका मर्जर हो गया। पीवीआर और आइनॉक्स दो अलग अलग कंपनीज थी और मर्जर होकर पीवीआर आइनॉक्स ब्रांड जो है ये बना है, ठीक है। तो अब इनको क्या क्या फायदे हैं आप खुद सोचिए। अगर दो मल्टीप्लेक्स थे और अब वो दोनों मल्टीप्लेक्सेस जो है मर्ज होकर ऑल ओवर इंडिया बहुत सारे मल्टीप्लेक्सेस इनके हाथ में आ गए, तो एक तो इनका मार्केट शेयर कंबाइन होके बढ़ गया, दूसरा इनके एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट रिड्यूस हो रही होगी, ठीक है। जो रेंटल कॉस्ट है वो इनकी रिड्यूस हो रही होगी। तो ये जो मर्जर के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो कि अभी हम आगे जाकर देखेंगे कि मर्जर के क्या क्या बेनिफिट्स हैं। तो आई होप आपको मर्जर का मतलब समझ में आ चुका होगा, राइट। अब हम बात कर रहे हैं किसकी? एक्विजिशन की। तो एक्विजिशन का मतलब क्या होता है? एक हो गई बड़ी कंपनी, ठीक है, एक कंपनी हो गई बड़ी कंपनी, सपोज ये ए लिमिटेड है, ठीक है, और एक कंपनी हो गई छोटी लिमिटेड या बी लिमिटेड, मतलब छोटी कंपनी को हम क्या बोल रहे हैं? बी लिमिटेड, ठीक है। तो यहाँ पर बी लिमिटेड को ए लिमिटेड ने क्या कर लिया? एब्जॉर्ब कर लिया। यानी कि यहाँ इन्वॉल्वमेंट, जैसे मर्जर में आप देख रहे थे कि मिनिमम 3 कंपनीज का रोल है,
ए और बी दोनों खत्म होकर एक नई कंपनी ए बी बना रहे थे, राइट। यहाँ पर ए कंपनी खत्म नहीं हो रही है, खत्म केवल कौन सी कंपनी हो रही है, बी कंपनी। और बी कंपनी को ए लिमिटेड जो है वो एब्जॉर्ब कर ले रही है अपने में, यानी कि बी का सर्वाइवल खत्म हो जाएगा और अब कौन सी कंपनी बचेगी, ए लिमिटेड बचेगी। तो मिनिमम यहाँ पे कितनी कम से कम कंपनीज होती हैं, 2, ठीक है। व्हेन वन कंपनी टेक्स ओवर द अनदर and clearly established itself as the new owner, the purchase is called acquisition. एग्जाम्पल आपने देखा होगा कि जो एलॉन मस्क थे, एलॉन मस्क ने क्या करा, एलॉन मस्क ने जो है आपकी कंपनी ले ली, ठीक है। कौन सी कंपनी ले ली है एलॉन मस्क ने, एलॉन मस्क ने ट्विटर, आपने देखा होगा एलॉन मस्क ने ट्विटर की कंपनी को क्या कर लिया, एक्वायर्ड कर लिया। एक तरीके से देखा जाए तो हॉस्टाइल एक्विजिशन था, ठीक है। फ्रेंडली एक्विजिशन तो यहाँ पर बोला नहीं जाएगा। और जो पराग अग्रवाल थे, पराग अग्रवाल को हटाकर कौन सीईओ बन गया, एलॉन मस्क बन गया, राइट। तो ये आपका क्या कहलाएगा, एक्विजिशन या टेक ओवर, राइट। ये आपका एक्विजिशन या टेक ओवर कहलाएगा। दूसरा एग्जाम्पल आप देखिए, अदानी ग्रुप ने एनडीटीवी को बाय कर लिया, ठीक है। अदानी ग्रुप ने एनडीटीवी को क्या कर लिया, बाय कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपका क्या कहलाएगा, एक्विजिशन, राइट, या टेक ओवर, ठीक है। कि एनडीटीवी के जो सारे शेयर्स हैं वो किसने खरीद लिए, अदानी ग्रुप ने खरीद लिए, राइट। तो ये चीज़ आपकी क्या कहलाती है, एक्विजिशन, ठीक है। जहाँ पर एक कंपनी जो है दूसरी कंपनी के सारे शेयर्स को क्या कर लेती है, बाय कर लेती है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं डिफरेंस, ताकि आपको क्लैरिटी और आ जाए। दैट्स वाई मैंने ये स्लाइड बनाई, ताकि आपको क्लैरिटी आ जाए मर्जर और एक्विजिशन, क्योंकि आपकी यूनिट का नाम ही है मर्जर एंड एक्विजिशन, ठीक है। तो क्लैरिटी आनी बहुत जरूरी थी। तो मर्जर क्या हुआ, द मर्जर मीन्स द फ्यूजन ऑफ 2 और मोर कंपनीज, ठीक है। और एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देख रहे हैं वॉलेंटरी, यानी कि ये आपका क्या होता है, वॉलेंटरी होता है कि दोनों कंपनीज मिलने को रेडी हैं, ठीक है। वो दोनों कंपनीज मर्ज होकर एक कंपनी को खुद से मिलने के लिए क्या है, रेडी है, ठीक है। न्यू कंपनी के में फॉर्म होने के लिए रेडी है, ठीक है। जबकि एक्विजिशन में क्या होता है, एक्विजिशन में एक कंपनी दूसरी कंपनी के बिजनेस को खरीद लेती है ना, 50% से ज़्यादा शेयर्स कह लीजिए एक्वायर कर लेती है, ठीक है। तो इसको आप क्या बोलेंगे, एक्विजिशन, ठीक है। मर्जर में एक नई कंपनी बनती है, एक्विजिशन में कोई नई कंपनी नहीं बनती है, ठीक है। मर्जर में एक नई कंपनी बनेगी, 2 कंपनी डिसॉल्व होकर एक नई कंपनी बनेगी, जबकि एक्विजिशन में ऐसा नहीं होगा। तो दैट्स वाई मर्जर में लीगल फॉर्मेलिटीज ज़्यादा है, एक्विजिशन में लीगल फॉर्मेलिटीज क्या है, कम है, ठीक है। मर्जर में लीगल फॉर्मेलिटीज ज़्यादा है और एक्विजिशन में लीगल फॉर्मेलिटीज क्या है, कम है, राइट। मर्जर में जो डिसॉल्व होने वाली कंपनीज हैं उनका म्यूचुअल डिसीजन होता है कि हाँ ठीक है, हम दोनों कंपनी डिसॉल्व होकर एक नई कंपनी बनाएंगे। एक्विजिशन जो है फ्रेंडली भी हो सकता है और हॉस्टाइल भी हो सकता है। फ्रेंडली मतलब कि पूछकर जो एक्वायरर कंपनी है, ठीक है, एक एक्वायरिंग कंपनी हो गई, एक एक्वायरर कंपनी हो गई, ठीक है। एक्वायरिंग कंपनी जो एक्वायरर कंपनी के खुशी से जो है उसको क्या कर रही है, एक्वायर कर रही है। लेकिन अगर हॉस्टाइल टेक ओवर भी पॉसिबल है, हॉस्टाइल का मतलब ये हुआ कि बेचने वाली कंपनी के जो ओनर्स हैं वो उसको बेचना नहीं चाहते हैं, फिर भी जो एक्वायरिंग कंपनी है वो उसको क्या कर रही है, एक्वायर कर रही है। तो हॉस्टाइल टेक ओवर भी पॉसिबल होता है, ठीक है। मर्जर में मैंने पहले ही आपको बता दिया मिनिमम कितनी कंपनीज इन्वॉल्व होगी, 3। एक्विजिशन में कितनी होगी, 2। यहाँ 3 क्यों है, क्योंकि दो ओल्ड कंपनी मिलकर एक नई न्यू कंपनी बना रही है, राइट। और यहाँ पे 2 क्यों इन्वॉल्व है, क्योंकि ए लिमिटेड को एब्जॉर्ब कर रही है बी लिमिटेड। ए लिमिटेड के शेयर्स जो है वो क्या है, बी लिमिटेड बाय कर ले रही है, ठीक है। मर्जर क्यों किया जाता है, मर्जर के पीछे बहुत सारे रैशनल हैं, सिनर्जी बेनिफिट्स है, अभी हम आगे देखेंगे। कंपटीशन डिक्रीज करने के लिए, मार्केट साइज बढ़ाने के लिए, जैसे कि मैंने अभी आपको बहुत अच्छा एग्जांपल दिया पीवीआर और आइनॉक्स का,
ठीक है, तो कंपटीशन आपका क्या है, डिक्रीज हो जाएगा, ऑपरेशनल एफिशिएंसी जो है इंक्रीज हो जाएगी। एक्विजिशन बेसिकली आप कह सकते हैं कि जो एक्वायरिंग कंपनी होती है वो बड़ी होती है एक्वायर्ड कंपनी से। एक्वायरिंग कंपनी जो है वो एक्वायर्ड कंपनी से बड़ी होती है, तो एक तरीके से वो कंपटीशन खत्म कर देती है, छोटी कंपनी को एब्जॉर्ब कर लेती है, राइट। तो यहाँ पे एक्विजिशन आपका फ्रेंडली भी हो सकता है और हॉस्टाइल भी हो सकता है। जैसे एलन मस्क का जो एक्विजिशन मैंने आपको बताया वो हॉस्टाइल था एक तरीके से देखा जाए तो ट्विटर का, और जो अदानी ग्रुप ने भी जो एनडीटीवी को मतलब कि बाय किया था उसको भी आप कह सकते हैं कि हाँ वो हॉस्टाइल था कुछ हद तक, राइट। तो मर्जर में अगर हम देखें तो पूरी तरीके से हमारा कंपनीज एक्ट जो है वो कंट्रोल करता है मर्जर को। और इंडिया में अगर हम देखें तो एक्विजिशन के लिए सेबी की गाइडलाइंस है, ठीक है, सेबी कंट्रोल करता है, ठीक है। सेबी ने टेक ओवर कोड्स निकाले हुए हैं, टेक ओवर कोड्स को मानना पड़ता है, ठीक है, गाइडलाइंस निकाली हुई है, तो सेबी एक तरीके से कंट्रोल करता है। चलिए आगे अब इसको और डिटेल में देखते हैं। तो अगर हम यहाँ पे बात करें मर्जर, एक्विजिशन, टेक ओवर, एमलगमेशन, आप पता नहीं कितने वर्ड सुनोगे, ठीक है। तो कॉमन पलांस में देखें तो यहाँ पे जनरली हम मर्जर, एक्विजिशन, टेक ओवर में ऐसा कोई डिफरेंस जो है नहीं मानते, राइट। तो मर्जर, वैसे आपको मर्जर और एक्विजिशन में डिफरेंस जो है वो समझ में आ गया होगा। टेक ओवर जनरली एक्विजिशन के लिए ही हम यूज़ करते हैं, और मर्जर का मतलब मैंने आपको बता ही दिया है कि टू एंटिटीज मिलकर एक नई एंटिटी जो है वो बनाती हैं, तो उसको हम मर्जर कहते हैं, ठीक है। लीगल सेंस में इंडिया में हम जो है मर्जर, एक्विजिशन सबको किस कैटेगरी में डालते हैं, सबको हम एमलगमेशन की कैटेगरी में डालते हैं। और AS 14 में मतलब कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 में एमलगमेशन के दो पार्ट बताए गए, एमलगमेशन इन नेचर ऑफ मर्जर और एमलगमेशन इन नेचर ऑफ परचेज, ठीक है। तो मर्जर का मतलब आपको समझ में आ गया, एमलगमेशन इन नेचर ऑफ मर्जर और एमलगमेशन इन नेचर ऑफ परचेज, यानी कि एक्विजिशन, टेक ओवर, परचेज, इसकी बात यहाँ पर जो है कर रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ कहाँ पे बताई गई है, AS 14 में क्लैरिटी दी गई है, ठीक है, और कहीं क्लैरिटी नहीं है कि दोनों में क्या डिफरेंस है, कुछ खास क्लैरिटी और किसी लॉ में आपको नहीं मिलेगी। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो ICAI का है, ठीक है, AS 14, वहाँ पे आपको ये क्लैरिटी मिलेगी कि वहाँ पर एमलगमेशन इन नेचर ऑफ परचेज और एमलगमेशन इन नेचर ऑफ मर्जर दो बताया गया है। इसके बाद मैंने आपको ये बता दिया कि जो मर्जर है, एमलगमेशन इन नेचर ऑफ मर्जर, उसको हमारे इंडिया में डील करता है कंपनीज एक्ट, ठीक है। और एक्विजिशन के लिए मैंने आपको बता दिया कि टेक ओवर या एक्विजिशन जो है सेबी जो है वो डील करता है। तो मर्जर और एक्विजिशन कंपनीज एक्ट के थ्रू डील होता है, और जो आपका टेक ओवर कोड सेबी ने एक बनाया हुआ है, तो एक्विजिशन पे जो पूरा कमांड है वो किसका है, एक तरीके से कह लीजिए गवर्न जो है वो सेबी करता है, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखने जा रहे हैं, जो कि हम देख रहे थे कि आखिर मर्जर एंड एक्विजिशन का फायदा क्या है, क्या रैशनल है कि क्या सोच कर मर्जर एंड एक्विजिशन किया जाता है। तो ये आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने ऑलरेडी जो है मीनिंग पढ़ ली है, मर्जर एंड एक्विजिशन में डिफरेंस पढ़ लिया है, मीनिंग पढ़ लिया है। अब हम जो है रीजंस देख रहे हैं कि आखिर क्यों मर्जर और एक्विजिशन की जो है ज़रूरत पड़ती है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो सबसे पहली बात यहाँ पे हो रही है सिनर्जी बेनिफिट की। सबसे पहले यहाँ पे बात किसकी हो रही है, सिनर्जी बेनिफिट की। ये अलग से एग्जाम में कभी कभी पूछा जाता है इस वर्ड का मतलब कि व्हाट इज मीनिंग ऑफ सिनर्जी। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान से देखिएगा। देखिए सिनर्जी का मतलब होता है, अगर मैं आपको बताऊँ, पहले अभी सब डेफिनेशन पढ़ने से पहले आपको बता रही हूँ, अगर एक और एक है तो एक और एक जो है टोटल कितना होता है 2। लेकिन अगर आपकी किसी पर्सन के साथ बहुत अच्छी कंपैटिबिलिटी है, सपोज किसी गेम में या कहीं पे भी आपकी किसी पर्सन के साथ बहुत अच्छी कंपैटिबिलिटी है, तो 2 की प्रोडक्टिविटी के बजाय शायद 11 की प्रोडक्टिविटी है, मतलब एक और एक मिलकर 11 हो जाते हैं। ये कहावत आपने सुनी होगी, ठीक है। तो एक और एक मिलकर 2 ना होकर अगर 11 हो जाते हैं, यानी कि 2 की प्रोडक्टिविटी से कहीं ज़्यादा बेहतर प्रोडक्टिविटी निकल कर आती है, तो उस चीज़ को क्या बोलते हैं, सिनर्जी।
ठीक है। तो सिनर्जी वर्ड को अब यहाँ पर देखिए, सिनर्जी का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे इन्होंने कहा कि सिनर्जी का मतलब ये हुआ, वी मतलब वैल्यू। अब बिजनेस ए और बी अलग अलग चल रहे थे, बिजनेस ए की जो वैल्यू थी वो बिजनेस बी की जो वैल्यू थी, जब वो दोनों बिजनेस मर्ज होकर एक बिजनेस बनाते हैं ए और बी, तो उनकी वैल्यू उन मर्ज बिजनेस की वैल्यू से कहीं ज़्यादा है। मतलब वही वाली बात होगी कि एक और एक मिलकर 2 होने चाहिए थे, लेकिन 11 हो गए, मतलब कंबाइंड वैल्यू जो है वो ज़्यादा है। ये आप देख रहे हो, यहाँ पे भी लिखा है, इन अदर वर्ड्स द कंबाइंड वैल्यू ऑफ 2 फर्म्स और कंपनी शैल बी मोर देन देयर इंडिविजुअल वैल्यूज, दैट इज कॉल्ड सिनर्जी। ठीक है, मतलब कि कंबाइन अगर वो परफॉर्मेंस कर रहे हैं तो उनकी परफॉर्मेंस कहीं ज़्यादा है इंडिविजुअल परफॉर्मेंस के कंपैरिजन। समझ में आ गई बात? ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, सिनर्जी बेनिफिट। इसको हम क्या बोलते हैं, सिनर्जी बेनिफिट। अब सिनर्जी किन किन रीजन से हो सकती है, क्या कारण हो सकते हैं भाई सिनर्जी बेनिफिट्स के, ये हम देख लेते हैं। क्योंकि अगर आपको सिनर्जी पे नोट लिखने के लिए आया तो आपको कुछ तो कंटेंट भी चाहिए। आपने चलो सिनर्जी का मतलब लिख लिया और आपने अब क्या लिखा, रीजंस। रीजंस क्या है भाई सिनर्जी बेनिफिट्स के, तो 2 रीजंस यहाँ पे बताए मैंने, कॉम्प्लीमेंट्री सर्विसेज एंड इकोनॉमीज ऑफ स्केल। इकोनॉमीज ऑफ स्केल तो आप शुरू से पढ़ते आ रहे हो, चलो देखते हैं। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट्री सर्विसेज का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, कॉम्प्लीमेंट्री सर्विसेज का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि एक तरीके से, जैसे आप एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए कि एक कंपनी है, सपोज ए कंपनी है, उसका बहुत बढ़िया ब्रांचेस का नेटवर्क है, ऑल ओवर वर्ल्ड जो है उसकी अलग अलग जगह पे ब्रांचेस हैं, या ऑल ओवर इंडिया जो है बहुत बढ़िया ब्रांचेस है, लेकिन उसके प्रोडक्शन कैपेसिटी नहीं है कि सारी ब्रांचेस की डिमांड को पूरा कर सके। अगर वो कंपनी बी के साथ मर्ज हो जाती है तो कंपनी बी के पास एफिशिएंट प्रोडक्शन सिस्टम है, तो दोनों ने एक दूसरे की ज़रूरत को क्या कर दिया, पूरा कर दिया। कॉम्प्लीमेंट्री सर्विसेज, ठीक है, एक मर्ज कंपनी अगर दोनों मर्ज हो जाती है तो दोनों ने एक दूसरे की कमी को क्या कर दिया, पूरा कर दिया। द मर्ज कंपनीज विल बी मोर एफिशिएंट दैन इंडिविजुअल कंपनीज। ये तो हो गया आपका कॉम्प्लीमेंट्री सर्विसेज। ठीक है, दूसरा इकोनॉमीज ऑफ स्केल। अब इकोनॉमीज ऑफ स्केल आपको पता है कि अगर हम लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करते हैं, लार्ज स्केल पे हम काम करते हैं, तो बहुत सारी इकोनॉमीज यानी बचत होने लगती है। ये आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, जब दोनों कंपनीज के, जैसे हमने अभी पीवीआर और आइनॉक्स की बात की थी कि पीवीआर और आइनॉक्स जब है मर्ज हो गए तो दोनों के एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट क्या हो गई, रिड्यूस हो गई। ठीक है, रेंटल जो है वो दोनों का क्या हो गया होगा, रिड्यूस हो गया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, लार्ज स्केल के कारण कुछ कॉस्ट जो है वो आपकी क्या है, रिड्यूस होना शुरू हो जाती है। जैसे कि यहाँ पर आप एग्जांपल देखिए, यहाँ के कंटेंट में मैंने आपको पीवीआर आइनॉक्स का तो दे ही दिया है, यहाँ के कंटेंट में आप देखेंगे कि लोअर एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, क्यों, रिडक्शन इन ओवरहेड कॉस्ट। ओवरहेड कॉस्ट क्यों हो रही है, क्योंकि शेयर कर रहे हैं सेंट्रल सर्विसेज, मतलब अकाउंटिंग और फाइनेंस दोनों का एक ही कंपनी का अकाउंटिंग एंड फाइनेंस से दोनों के काम चल रहे हैं। दोनों का मैनेजमेंट क्या हो गया, सेम हो गया, तो दोनों के मैनेजमेंट की अलग अलग फीस जो पहले अलग अलग जाती थी वो अब अलग अलग दी जाती है। दोनों का सेल्स एंड प्रमोशन एडवर्टाइजमेंट अब साथ में हो रहा है। ठीक है, तो ये सेविंग हो जाती है, लार्ज स्केल के कारण क्या है, सेविंग हो जाती है, मनी से रिलेटेड पेक्यूनरी इकोनॉमीज हो जाती है, जिनके कारण जो है सिनर्जी बेनिफिट मिलता है। तो ये तो हुआ पहला बेनिफिट जो मैंने आपको बताया कि कंपनी को पहला बेनिफिट क्या मिला, सिनर्जी। ठीक है, रैशनल है, मर्जर के पीछे क्या रैशनल है, सिनर्जी बेनिफिट को एनालाइज किया जाता है मर्जर के पहले कि क्या कंपनी को मर्ज करने से सिनर्जी बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो ये एनालाइज यहाँ पे करते हैं। अब सेकंड क्या फ़ायदा हुआ, सेकंड फ़ायदा, पहला तो चलो सिनर्जी हो गया, सेकंड क्या हुआ, डाइवर्सिफिकेशन। अगर अनरिलेटेड कंपनीज हैं, अनरिलेटेड कंपनी मतलब कि जैसे आप समझ लीजिए कि टाटा एक तरफ तो एग्रीकल्चर के बिजनेस में भी है और टाटा एक तरफ जो है कार भी बनाता है। ठीक है, तो अब एग्रीकल्चर और कार कहीं से क्या है, रिलेटेड नहीं, अनरिलेटेड बिजनेस है। ठीक है, तो यहाँ पे रिस्क डाइवर्सिफाई हो जाता है, अलग अलग एक एरिया में पैसा जो है लोगों का इन्वेस्ट है। ठीक है, ऐसा नहीं है मतलब कि अगर कार मतलब रिसेशन आया तो मे बी कार की डिमांड बहुत कम हो जाए, लॉस हो जाए, लेकिन एग्रीकल्चर का आपका बिजनेस चलता रहेगा।
जैसा आपके पास अगर दो बिजनेस हैं, ठीक है, और दोनों एकदम अनरिलेटेड है, तो एक बिजनेस अगर प्रॉफिट में है तो दूसरा लॉस में है, तो भी आपका सर्वाइवल है, क्योंकि एक बिजनेस प्रॉफिट में है, क्योंकि दोनों अनरिलेटेड है, ठीक है, एक दूसरे का दोनों पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। तो रिस्क क्या हो गया? डाइवर्सिफाई। जैसे आप लोग गोल्ड पे पैसा लगा के रखते हो और शेयर मार्केट में पैसा लगा के रखते हो, ठीक है, तो दोनों कुछ खास वहाँ पे रिलेशनशिप नहीं है, तो एक के लॉस का इम्पैक्ट दूसरे पे नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो यही चीज़ कह रहे हैं कि अगर कोई कंपनी के पास बहुत पैसा हो गया है, वो डाइवर्सिफिकेशन के लिए सोच रही है, तो वो एक नए टाइप का अनरिलेटेड बिजनेस में इन्वेस्ट कर देती है, उसको खरीद लेती है, ताकि उसका रिस्क क्या हो जाए? डाइवर्सिफाई हो जाए, और बिजनेस रिस्क क्या हो जाए? रिड्यूस हो जाए, ठीक है, रिड्यूस हो जाए बिजनेस रिस्क, ठीक है। तो यहाँ पर आपका डाइवर्सिफिकेशन, ठीक है, तो ऐसी कंपनी खरीदी जो अपना अपना इंडिपेंडेंट है, मतलब कि एक कंपनी के नेचर का इम्पैक्ट दूसरी कंपनी पे बिल्कुल नहीं पड़ रहा है, नेगेटिवली कोरिलेटेड है, मतलब एकदम अलग अलग बिजनेस है, कोई कोरिलेशन नहीं है, ठीक है। तो ये एक तरीके से क्या हो गया? डाइवर्सिफिकेशन, के हमने एकदम अलग अलग टाइप के बिजनेस में जो है पैसा इन्वेस्ट कर रखा है, राइट। तो डाइवर्सिफिकेशन के लिए कंपनियां जो है खरीद लेती हैं दूसरे टाइप के बिजनेस को। तीसरा क्या है? टैक्सेशन। अब इनकम टैक्स एक्ट में आपको पता है एक हेड आता है, अगर नहीं भी पता है तो मैं आपको बता दूं, प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, ठीक है। अब आप दो बिजनेस कर रहे हो, ए बिजनेस है और बी बिजनेस है, बी बिजनेस में लॉस होता है, ठीक है, बी बिजनेस में लॉस होता है, और ए बिजनेस में क्या होता है? प्रॉफिट होता है, ठीक है। सपोज यहाँ पे 4 मिलियन का प्रॉफिट हो रहा है और यहाँ पर 1 मिलियन का क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है, तो ये 1 मिलियन का लॉस 4 मिलियन के प्रॉफिट से एडजस्ट होकर जो टैक्स लगेगा वो 3 मिलियन पे लगेगा, ऐसा आप समझ लीजिए। तो यहाँ पे क्या है? और जो लॉसेज हैं, जो भी बिजनेस, जो लॉस वाला बिजनेस है, अगर इस साल के प्रॉफिट में पूरा का पूरा राइट ऑफ नहीं होता, मतलब सपोज इसी एग्जांपल में अगर हम कर लें कि 4 मिलियन का प्रॉफिट है और यहाँ 1 मिलियन का लॉस ना होकर, सपोज मैं कह रही हूँ 10 मिलियन का लॉस है, ठीक है, तो 6 मिलियन का जो लॉस है ये आगे के ईयर्स में कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, ठीक है। ये सेट ऑफ पूरा का पूरा नहीं हुआ, तो आगे के ईयर्स में कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, और आगे वाले सालों के प्रॉफिट में से 6 मिलियन के लॉस को हम एडजस्ट कर सकते हैं, फिर जो प्रॉफिट आएगा उस पर टैक्स देंगे। ये चीज़ अभी आप पढ़ेंगे, जब आप इनकम टैक्स एक्ट पढ़ेंगे तो यह चीज़ आप पढ़ेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कोई प्रॉफिट मेकिंग कंपनी लॉस वाली कंपनी को अगर खरीद लेती है, ठीक है, तो उसके लॉस से उसका प्रॉफिट जो है सेट ऑफ हो जाएगा, उसकी टैक्स लायबिलिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, ठीक है। तो द प्रोविजंस ऑफ सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेज एज पर इनकम टैक्स एक्ट मे बी अनदर स्ट्रॉन्ग रीजन फॉर द मर्जर एंड acquisition. Thus, there will be a tax saving or reduction in tax liability of the merged firm. Similarly, in case of acquisition, the losses of the target company will be allowed to be set off against the profit of the acquiring company. यानी acquire करने वाली कंपनी के प्रॉफिट में से जो जिस टारगेट कंपनी को वो एक्वायर कर रहे हैं उसके लॉसेस जो है वो सेट ऑफ हो जाएंगे, तो एक्वायरिंग कंपनी का प्रॉफिट कम हो जाएगा, उसको टैक्स कम देना पड़ेगा। तो एक टैक्सेशन बेनिफिट जो है वो आपको मर्जर से मिल जाता है, राइट। ग्रोथ, फोर्थ पॉइंट अब क्या पढ़ रहे हैं? ग्रोथ। अब एक बात बताओ, सपोज तुम एक कंपनी चला रहे हो, ठीक है, तुम एक कंपनी चला रहे हो, तुमने बहुत पैसा कमा लिया, मस्त बढ़िया पैसा कमा लिया, ठीक है। अब तुम ये चाहते हो कि तुम ग्रो करना चाहते हो, ठीक है। अब एक नया ऑफिस लगाओगे, नया सेटअप बनाओगे, नया सिस्टम बनाओगे, इससे बेटर है कि बना बनाया कंपनी, जो ऑलरेडी बनी बनाई कंपनी है, उसकी बिल्डिंग है, साइट है, पूरा सेटअप है, प्लांट का मशीन वगैरह ऑलरेडी है, तुम उस फील्ड में बिजनेस करना चाहते हो, तुमने बनी बनाई कंपनी क्या कर ली? बाय कर ली, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी ग्रोथ फास्ट हो जाएगी, आपका टाइम बच जाएगा, आपकी ग्रोथ फास्ट हो जाएगी, आपका टाइम बच जाएगा, ठीक है। तो आप फास्ट कर पाओगे क्योंकि आपने बनी बनाई कंपनी को क्या कर लिया है? बाय कर लिया है, ठीक है। तो ग्रोथ के लिए जो है कभी कभी क्या होता है कि एक कंपनी दूसरी कंपनी को क्या कर लेती है? बाय कर लेती है, ठीक है।
तो ताकि यहाँ पे ज़्यादा डिले ना हो, राइट। नेक्स्ट क्या है आपका, कंसोलिडेशन ऑफ प्रोडक्शन कैपेसिटीज एंड इंक्रीजिंग मार्केट पावर, ठीक है। अब प्रोडक्शन, भाई ए कंपनी है बी कंपनी है, दोनों अलग अलग प्रोडक्शन कर रही थी, दोनों मर्ज हो गई तो दोनों का प्रोडक्शन क्या हो गया, अब साथ में होगा, ठीक है। मार्केट दोनों का अलग अलग था, जैसे पीवीआर आइनॉक्स का मार्केट अलग था, दोनों ने मार्केट अपना मार्केट शेयर टोटल करके क्या कर लिया, बढ़ा लिया, तो मार्केटिंग पावर क्या हो गई, इंक्रीज हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर कंपटीशन आपका क्या हो गया, कम हो गया, लिखा है ड्यू टू रिड्यूस कंपटीशन मार्केटिंग पावर इंक्रीजेस, ठीक है। और प्रोडक्शन कैपेसिटी, अगर मैन्युफैक्चरिंग है तो प्रोडक्शन कैपेसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो ये सारे बेनिफिट्स हैं जो आपको मिलते हैं अगर आप क्या करते हैं, मर्जर एंड एक्विजिशन करते हैं। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। थैंक यू।